सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विज्ञान के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हेमवती नंदन पांडे जी, जो सौभाग्य से मेरे गांव के हैं। और आज बागेश्वर एक सेमिनार में उनका आना हुआ, तो मुझे लगा कि उनसे कुछ बातचीत की जानी चाहिए विज्ञान के संबंध में। और बहुत विद्वान रहे हैं, बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, हम साथ के ही रहे हैं। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कोयराली में चामी में हुई है, और उसके बाद उन्होंने इसी इंटर कॉलेज बागेश्वर से उन्होंने इंटर किया। उसके बाद नैनीताल से बीएससी, एमएससी, पीएचडी और तमाम कई देशों में, जर्मनी सहित कई देशों में वो घूम के उन्होंने ज्ञान हासिल किया। और आज बच्चों को, उत्तराखंड के लोगों को वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, उनके जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कैसे और बेहतर भविष्य की ओर युवाओं को बढ़ाया जा सकता है, क्या और बेहतर पहाड़ के लिए किया जा सकता है। हमारे समाज से जब बातचीत होती है तो चिंतित रहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए। सर, पहले तो स्वागत है आपका बागेश्वर में भी और हमारे चैनल में भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अवसर दिया सीसीएन न्यूज से बात करने का। थैंक यू सर। मैं आपके बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षेप में बोल पाया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, अब तक के सफर के बारे में। आप थोड़े संघर्ष से आगे निकले हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में अगर बता सकें। मैं बागेश्वर जनपद का ही निवासी हूँ और पहले अल्मोड़ा जनपद हुआ करता था। मैं जो मेरी प्राथमिक शिक्षा है वो कोयराली एक जगह है चामी गांव के पास में, वहाँ प्राथमिक जो विद्यालय उससे हुई। उसके बाद इंटर कॉलेज कोयराली, तब वो इंटर कॉलेज नहीं था, तब वो हाई स्कूल था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था। तो उससे मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद बागेश्वर जो अपना ये राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर मैंने बीएससी और एमएससी अपना नैनीताल से किया, पीएचडी भी नैनीताल से किया। और उस ड्यूरेशन मुझे जर्मनी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपने रिसर्च वर्क का काम करने का अवसर मिला। एक फेलोशिप होती है, डीएडी फेलोशिप, वो भी मुझे मिली। और उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक्टरल का काम आईआईटी खड़गपुर में हुआ। कुछ समय मैं जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली भी रहा, और अध्यापन के लिए मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी पढ़ाया है। इसके अतिरिक्त समय समय पर मैंने अनेक देशों में अनेक स्कॉलरशिप्स के माध्यम से भी अपना शोध कार्य किया है। ये एक मेरी छोटी सी यात्रा रही है। और अभी मैं वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने इस कठिन जो भूभाग है हमारा हिमालय क्षेत्र है, इसके स्कूल्स के लिए और समाज के लिए विज्ञान के माध्यम से कुछ कार्य कर पाऊँ, उसको मैं अपना सामाजिक दायित्व समझता हूँ। जी, बहुत अच्छा सर। मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, आपके पिताजी ये प्रतिष्ठित परिवार से रहे हैं। आपके पिताजी जो हैं इंटर कॉलेज कोयराली में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। उन्हीं की जो सोच है उसी को आगे बढ़ाने का आप हेमवती नंदन पांडे जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मैं ये कहता कि आप विज्ञान विषय से कनेक्ट रहे हैं, उसको पढ़ाते हैं, तो विज्ञान विषय के बारे में जनरली बच्चों में एक थोड़ा सा डर रहता है, फोबिया रहता है कि बहुत कठिन विषय है। तो क्या बच्चों से कहना चाहेंगे आप, इस तरह का उससे विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए बच्चों को? देखिए, विज्ञान के विषय में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को डर लगता है तो वो बच्चे के पढ़ने समझने के कारण नहीं है, वो हम उसको विज्ञान कैसे पढ़ा रहे हैं उसके कारण से है। क्योंकि हम बहुत चीजों को जटिल कर देते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक और अच्छे वैज्ञानिक का दायित्व है कि वो कठिन से कठिन चीजों को भी सरलतम भाषा में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके। उनको विज्ञान दैनिक जीवन के अनुभव में आना चाहिए, कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका विजुअलाइजेशन उसको समझ में आना चाहिए किसी भी जो वैज्ञानिक प्रिंसिपल का, तो तब उसकी रुचि जागृत होती है। और जब उसको उस बात को करते हुए, विज्ञान को पढ़ते हुए और उससे जुड़े हुए प्रयोग करते हुए काफी अंदर से हर्ष महसूस होता है, उत्साह उसको आता है, तब वो आगे उसको और अधिक पढ़ने और अधिक जानने के लिए प्रेरित होता है। हमारे वहाँ अभी समस्या ये है, हाल फिलहाल में हम बहुत रिगरस क्लासरूम टीचिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं। थोड़ा हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों को चीजों को उनके अनुभव में लाना चाहिए। वो जिस चीज को वो खुद से करके समझने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्थायी भाव लेके आती है। जी,
सर, जब हम देखते हैं बहुत लंबे समय से समाज में एक बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की दिशा में हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो नहीं पा रहा है। तो आप कितना से इत्तेफाक रखते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में पैदा हो रहा है, नहीं? मैं अगर तुलना करूं तो पहले की तुलना में काफी चीजें बदली हुई हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए मैं ये समझता हूँ, जैसे बहुत पहले हम साक्षरता अभियान चलाते थे। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय पर साक्षरता अभियान चलते थे, कुछ लोग जो छूट गए थे उनको अक्षरों का ज्ञान कराने, ऐसी बात होती थी। आज के समय में हमें एक बड़े स्तर पर, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उनके बीच में वैज्ञानिकता या विज्ञान साक्षरता, जो भी आप उसको नाम दें, कोई भी नाम दिया जा सकता है, उसको प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छे स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास मेधा की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मैं कई बार देखता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है उनमें बहुत सारा उत्साह है। संसाधनों की जरूर कमी हो सकती है, तो ऐसे में समाज ही उनको आगे बढ़ा सकता है। समाज के लोग जो इन चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, अगर वो प्रयास करेंगे उन तक चीजों को ले जाने का और चीजों को रुचिकर बनाने का, तो मुझे लगता है इस तरीके से हम ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि एक स्थिति के बाद में जब हम पढ़ लिख जाते हैं, जब हमारे पास एक निश्चित आय का स्रोत होता है और हमारी एक स्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ देने की स्थिति में आते हैं, तो सबके मन में भाव होना चाहिए कि जिन जगहों से हमने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ हमारे जिस वजह से हम आज इस मुकाम तक पहुंचते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस परिवेश के, दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों के लिए भी कुछ कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा है। कल सर आपका भी लेक्चर में सुन रहा था जब आप संबोधित कर रहे थे, और वर्मा सर का भी सुना और जिलाधिकारी महोदय का भी हमने वक्तव्य सुना, तो सब में एक चीज भाव मुझे स्पष्ट नजर आया कि ये कह रहे थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या हमारी यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च की ओर कम ध्यान दे रही है। तो रिसर्च नहीं होने की वजह से कुछ हमारा समाज उतना डेवलप नहीं हो पा रहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और क्या यूनिवर्सिटीज कर रही है? हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, देखिए हमारी अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों की अगर तुलना करें, आप तो कई देशों में घूमे भी हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा हमें अपने संसाधनों को और उचित तरीके से उनका उपयोग करने की आवश्यकता है, और एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे तो हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में शोध का जो विषय है वो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आपको मैं कई अच्छे उदाहरण बता सकता हूँ, खासकर मैं इसरो का उदाहरण कोट करता हूँ, जहां भारत ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए और बहुत कम लागत पर इतने अच्छे अच्छे मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं। हाँ, कई सारे मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं जो वास्तव में हमें बहुत उत्साह प्रदान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारे नई जो आगे जनरेशन है, जो नए हमारे बच्चे हैं, उनके लिए इस तरीके के जब बातें सामने आती हैं तो उनको उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि हर डायरेक्शन में भारतवर्ष में आज अच्छा काम हो रहा है, और हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करके इन चीजों को और आगे की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि हम सब लोग देश की उन्नति में अपना योगदान कर सके। जी, अच्छा, कल मैं एक भाषण जब आपका सुना, मैंने आपका वक्तव्य सुना, तो उसमें आपने कहा था कि हमको जो भी डेवलपमेंट करना है, हमको इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को आगे लेते हुए, उसको समाहित करते हुए उसका विकास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हम इंडियन कल्चर की या भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो हम ये नहीं समझते कि कहीं उसमें विज्ञान खो जाएगा, हम विज्ञान को नजरअंदाज कर देंगे, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे पैदा कर पाएंगे हम इंडियन कल्चर की अगर बात करते हैं? मैं हर हमेशा मानता हूँ कि जो भारतीय समाज है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर चलने वाला समाज है, और भारत में जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है वो काफी प्रभावी और उज्जवल रही है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो हम आज हिमालय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझते हैं बातों को, तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था
वो इतना अच्छा था कि हमारे जो आज के समय में यहाँ पर्यावरणीय गतिविधियों के में जो गड़बड़ पैदा हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, पुराने समय में कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण था, क्योंकि हमारी व्यवस्था जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और जो उनका उस समय का विज्ञान सोचने समझने का तरीका था उसके हिसाब से थी। तो आज कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हुई है। तो हमें एक समावेश जरूर रखना चाहिए, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, जो आधुनिक विज्ञान की धारा है, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करते हुए विकास को इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी ठीक से पूर्ति हो। मैं आवश्यकताएं कह रहा हूँ, आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव होता है प्रकृति के लिए भी, और लेकिन लालच की कोई पूर्ति प्रकृति नहीं कर पाती है। तो हमें इस मामले में लालच नहीं करना है, हमें अपने संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए अपना भारतीय परिवेश, जो हमारा भारत का मानस था इस बात को लेके कि किस तरीके से वो कम से कम उसमें अच्छे से अच्छा कार्य कर लेते थे और एक अच्छा पर्यावरण के साथ तालमेल, प्रकृति के साथ समन्वय रखते थे, उसको करने की आवश्यकता मैं जरूर समझता हूँ। सर, एक हम जब डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, आप उत्तराखंड के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, कभी जब मेरी आपसे बात होती है तो आप समझते हैं कि हिमालय क्षेत्र का हमारा कैसे विकास हो। तो हम देखते हैं कि सरकारों का जो अपना जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो एक पूरे ऑल ओवर हमारे इंडिया कंट्री में पूरा एक सिस्टम से चलता है। जैसे जो दिल्ली का पैटर्न है, वो जो महाराष्ट्र का पैटर्न है, जो उत्तराखंड में फिट नहीं बैठता है। तो आपकी बातों में मैं कल समझ रहा था, चिंता मुझे दिख रही थी कि आप कह रहे थे कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित हमारा डेवलपमेंट का पैटर्न होना चाहिए। तो क्या आप सुझाव सरकार को देना चाहेंगे कि किस तरह का हमारा डेवलपमेंट का पैटर्न होना चाहिए कि पर्यावरण भी संरक्षित रहे, हमारे पहाड़, नदी, नाले हमारे बचे रहे? जी, देखिए, सरकारें जो होती हैं वो भी आप, हम और सब हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि वो लोग हमसे अलग नहीं है। सब यही हम ही लोग उन सरकारों को चुनते हैं और उसकी एक निश्चित व्यवस्था है। तो जब पॉलिसीज बनती हैं तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग हैं, अगर इस बात का ध्यान रखें, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, कि जो लोगों का मत है वो उसमें समाहित हो जाए, जो लोग समझते हैं। नीतियों के बनते समय, नीतियों के निर्धारण में एक पक्ष जरूर देखा जाना चाहिए कि इन नीतियों से या इन कार्यक्रमों से हमारी जो संस्थागत ढांचा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे आसपास के परिवेश, पर्यावरण और किसी तरीके की और दुश्वारियां तो पैदा नहीं हो जाएंगी। इस तरह का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। और एक आम नागरिक को भी हमेशा इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि अगर उसके आसपास उसको लगता है कि किसी कार्यक्रम की वजह से, किसी नीति के निर्धारण की वजह से ये दुश्वारी पैदा हो सकती है, तो हमें इन बातों को अपनी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अपनी चुनी हुई सरकारों के संज्ञान में लाना चाहिए। क्योंकि वास्तविक रूप में देखें तो जो पॉलिसी के बाद इम्प्लीमेंटेशन चीजों का कार्य करना होता है वो सरकारें ही करती हैं। तो अगर हम ठीक समय पर, उचित समय पर अपनी उचित बातों को अपने उचित माध्यमों से, जो हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत रखते हुए इन तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जो भी कार्यक्रम बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और वो काफी अच्छे उसमें हम उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा और हम एक अच्छी विकास की योजना की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हिमालय के क्षेत्र में क्या है कि हिमालय जो है ना, वो बहुत ही संवेदनशील एक पर्वत है और हिमालय जैसा पूरा पर्वत कहीं भी नहीं है। हम अगर दो पोल की बात के बाद सोचे तो तीसरा पोल है एक तरीके से, इतनी ज्यादा बर्फ यहाँ पर है। और ये काफी वैसा एकदम ऐसा स्थायी नहीं है कि बिल्कुल मजबूत रहेगा। चोड़ी भी हलचल से, पर्यावरणीय हलचल है, भूगर्भीय हलचल है, इसके उसको फर्क पड़ता है। तो इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन विषयों का ध्यान रखेंगे तो हम सब लोग बहुत अच्छे से एक व्यवस्था बना पाएंगे जिसमें सबके लिए अच्छा ही होगी। नहीं तो अगर कहीं भी कोई किसी तरीके का छेड़छाड़ होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके दुष्प्रभाव सभी को झेलने पड़ते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, हम यूथ को देखते हैं, आप यूथ के लिए काम करते हैं, तो यूथ एक किस्म का, हम वर्तमान यूथ को देखते हैं तो बड़ा तनाव युक्त जीवन जी रहा है, तनाव में है। वो इस चक्कर में क्या है कि वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो कैसे आप युवाओं से क्या अपील आप करेंगे, कैसे उनकी एक हैप्पीनेस लाइफ, कैसे वो सुखी जीवन जी सके, खुशनुमा जीवन जी सके? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और
किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए या किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, उसकी बढ़ाने के लिए उसकी युवा शक्ति ना वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हमारा युवा अगर नशे की उसमें आएगा, गिरफ्त में आएगा और इस तरीके की तनाव में अगर रहेगा तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा और समाज एक अव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा होता है जब आपको खूब अध्ययन करना चाहिए, खूब मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरीके के हम परिवेश में यहाँ रहते हैं, हमारे सबके माता पिता काफी संघर्ष करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हम सबके लिए संसाधन जुटाते हैं पढ़ाई लिखाई के, तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और आज के समय में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, अब हर जगह हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, सरकारी सुविधाओं का भी लगातार विस्तार हुआ है। लेकिन इसके साथ एक कौशल प्रशिक्षण, कुछ ऐसे कार्यक्रम जरूर और अच्छे स्तर पर होने चाहिए कि हम अपने यूथ्स को, अपने युवाओं को ट्रेन कर सकें, क्योंकि दो तरीके की मैन पावर हो सकती है। एक वो मैन पावर हमने साधारण स्तर पर पढ़ाई लिखाई कर ली, एक वो है जिसके पास कोई हुनर है, कोई कौशल है उसके पास में किसी चीज को करने का। उस तरीके की शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हर छात्र जो है वो बड़ा, उसके पास कोई ना कोई एक ना एक हुनर या एक ना एक कौशल होता है। हर व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण और स्पेशल है। किसी को किसी चीज की रुचि होती है, किसी को, तो उनको एक समय पर जैसे खासकर जब बच्चे हाई स्कूल के आसपास पहुंचते हैं तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा कहाँ क्या अच्छा कर सकता है। कोई बच्चा बहुत ही अच्छा खेल की प्रतिभा हो सकती है, तो किसी में संगीत में जा सकता है। थोड़ा हमारे वहाँ इन चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है और नशे पर लोगों के लिए जागरूक रहना चाहिए। उसमें शिक्षक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अगर कोई बच्चा शुरू में हमारे संपर्क में आता है, हमें लगता है कि नशे की तरफ जा रहा है, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसके घर वालों को भी इस बात से बेखबर करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम इन चीजों को रोक सकते हैं। थैंक यू सर, बातचीत के लिए आपने इतने व्यस्त समय में से अपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ HN बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विज्ञान के डॉक्टर हेमवती नंदन पांडे। उनका स्पष्ट मानना है कि जो डेवलपमेंट के जो पॉलिसीज बने वो स्थानीय संसाधनों पर आधारित बने, ताकि हमारा इकोसिस्टम भी बचा रहे, हमारे हिमालय को बचाया जा सके। और युवाओं के मामले में बड़े हमेशा चिंतित रहते हैं। उनका मानना है कि अगर युवाओं को यूथ शक्ति का अगर इस्तेमाल अगर हमने बेहतर तरीके से करना है तो उनको तनाव से भी बचाना पड़ेगा और उसको नशे से भी बचाना पड़ेगा। इसमें शिक्षक और अभिभावक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।